माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है, बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाए उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की हब का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएं और कौशल भारत के भागीदार बने। Thank you, Udit. So, can we start? Please go ahead. Okay. Good morning and hello, everyone. I hope you all are keeping safe in this pandemic. My name is Pawan Kumar Shah, and I'm working as a placement and apprenticeship manager in the council. I welcome you all on behalf of Indian Plumbing Skill Council. Today, this session is basically on apprenticeship, and we will learn and we will get to know that what all things are available in the scheme and how we can benefit out of it, how candidate and students, employers can benefit out of this scheme. A very warm welcome to everybody. To discuss in this scheme, NAPS, National Apprenticeship Promotional Scheme, we have a special guest. We have with us Miss Inakshi Walia from NSDC. A very warm welcome, ma'am. Thank you for taking out time and participating in this webinar. And moving forward, I would like to request our COO, retired Major General Chadda,
to give his opening remarks to this webinar. Over to you, sir. Thank you, Pawan. Good morning and very hearty welcome to each one who is present here. It gives me immense pleasure and happiness to join this webinar. And also, I extend from the core of my heart a very, very hearty welcome to all who are present here and our special guest who's come from NSDC, Ms. Inakshi Walia, our training partners, our industry partners, and our trainers, assessors, assessment agencies, our students, all those who are our partners in skilling. I extend a hearty welcome to each one of you, and I'm sure you will all benefit from this 1 hour seminar. I'll highlight 1 or 2 aspects of this very important Government of India scheme, that is NAPS apprenticeship. What is the aim of skilling? We all who are gathered here are involved in skilling one way or the other. We all are part of this skilling ecosystem. The aim of skilling is recruit, train, and deploy. When I say deploy means getting employment to that candidate, and employment can be of various forms. It could be employment in an industry. It could be employment on a construction site. It could be employment on a showroom in a market. It could be an employment anywhere in the country, all across. And who gets employment? Who is fully skilled? He is capable of handling that particular skill in that employment. The employer will only hire a person once he is convinced that he can meet the skilling requirement of his industry or his company or his outlet, whatever it may be. But if a guy has gone and taken up apprenticeship with any of his employers, he gets 2 benefits. One is earn when you learn. During apprenticeship, he is trying to hone his skills. He is trying to refine his skills. He is trying to upskill himself. So during that period, he is learning also plus earning. And in apprenticeship program, the win-win situation is for all of them. Win-win situation is for the industry who's taken an apprentice. Win-win situation is for the candidate who's done skilling and now doing apprenticeship. Win-win situation is for the VTP who has given initial training to this candidate. So when there is a win-win situation for all stakeholders, the program or the scheme will be a great success. That is what this NAP scheme is all about. We will learn in this 1 hour seminar as to what are its benefits, how it can be accomplished, how a candidate can register himself, how the industry can benefit, how the candidate can get maximum out of this scheme, and how the VTP also benefits. So we all during this 1 hour discussion will come to know as to how everyone in this scheme can benefit. And we have TPAs with us also, and they are the ones who are deeply involved into it. And they will share their experiences of going into this scheme, picking up candidates, interacting with the industry. And one last point I would say that if we do not skill India, we will kill India. So for each one of us, it is vital to take keen interest in skilling, and after initial skilling, put a candidate to apprentices. And the best outcome of an apprentice is that he gets absorbed in the same industry or an institution or an organization
where he has done apprentices. 99% candidates get employed there only. So let us now together go through this seminar and understand the nuances of this great scheme of the country. Thank you very much, each one of you. Now I hand over back to Pawan, who will go through the paces of this webinar. Thank you. Thank you, each one of you. Thank you so much for your words of enlightenment. Thank you so much, sir. Now I would request Inakshi ma'am to come forward and do the presentation on NAPS. Thank you so much, Pawan. And a very good morning to Major General T.K. Chadda sir and all the participants in the webinar. And thank you for providing me with this opportunity. And without further ado, I just share a presentation. Please let me know if the screen is visible. Yes, ma'am, it is visible. It is visible? Yes, ma'am. Okay, that's great. Okay, so how I usually like to take any presentation forward is that I would like to explain the 5 W's and 1 H of the apprenticeship program in India. So first we'll talk about what is apprenticeship and what is the Apprentices Act. What does it entail? What are the provisions? What are the features of the act that help the industries and the establishments to engage apprentices? So first is, what is apprenticeship? As we all know, apprenticeship is a work-based learning, a form of work-based learning, just as internship is, right? And basically in India, yeah, I'm sorry, Pawan, is there some issue with the screen? It is fine now. Please proceed. Yeah, it's fine. Okay. So as we know, apprenticeship is basically a bridge between we know that India has the highest demographic dividend. We have the highest number of people who are in the working age category. So since there is a high demand in the industry, apprenticeship acts as a bridge for the educated and the skilled youth to get an opportunity to work in the industry and to increase their employability, to increase their chances to get employment in any sector, in any industry that they like, that they want to, that they have an experience in, right? Now we move to what is apprenticeship versus internship. We know that internship is a very informal form of work-based learning, whereas apprenticeship is a very formal structure. It has a written contract. It has a structured training as per the curriculum, as per the job role that the industry selects. It is a legal framework. So you cannot tamper with the, with the rights of the apprentice and also the rights of the establishment. It has off-the-job and on-the-job training component, theoretical and practical training component, whereas internship doesn't have. It has a recognized qualification and a formal assessment and certification process. Now we come to apprenticeship training in India. Now apprenticeship, as we know, in India is a law. It has been in place since 1961. Now on the right-hand side of the screen, as you see, the number of establishments that fall under the apprenticeship mandate. So for example, if your company has an employee strength of 0 to 3, you're not eligible for apprenticeship. If you have 4 to 29, or apprenticeship is optional for you as per law. But if you have an employee strength of more than 30, then apprenticeship is mandatory for you as per law. Companies who have more than 30 employees have to engage apprentices within a band of 2.5 to 15% of their employee strength, and also have to pay a stipend to the apprentices, which is mandatory. Now, this is as per the curriculum, as per the job role that the establishment selects, under which they want to engage apprentices. We'll discuss it in the later slides. Okay, now what are the flexible discretions? You say that what are the services that that the Apprentices Act basically provides to an establishment. So one is that
the establishments can engage apprentices within a band of 2.5% to 15% of the entire workforce. So anywhere between 2.5 to 15, you can engage apprentices, say 2.5 or 5% or 10%, it's up to you. Apart from that, the duration of apprenticeship is also flexible. It is 6 to 36 months. So you may want to engage apprentices for a period of say 6 months and maybe for 12 months. A lot of establishments, in fact, what they do is that they engage apprentices say for a duration of 6 months to 1 year. Okay. And then they absorb the apprentices as fixed term employees, as FTEs, right? There are a lot of establishments that have done that, especially in the retail sector, in the tourism and hospitality sector. For example, Burger King, for example, Aditya Birla, a lot of such organizations, Daikin also has absorbed all the apprentices as fixed term employees. We'll discuss about this in the upcoming slides. So you can conduct, now as we discussed earlier, that apprenticeship has two basic components. One is basic training, right, which is the theoretical part of the training, and the on-the-job training, which is the practical shop floor training. Now under basic training, you can conduct the theoretical training at your own premises. The establishment can conduct at their own premises, or you can outsource this service to a basic training providers. Now these are registered on the apprenticeship portal, so you can download the list and see whoever you want to outsource this service to. You can also hold basic training and on-the-job training simultaneously, sequentially, right? We have over 500 trades available under optional trades. Now, here I would like to introduce you to two different type of trades that are there under apprenticeship. One are the designated trades, which are notified by the government. Now, optional trades was introduced a few years back to give the flexibility to the industry to design their own courses. Now, we don't want the industry that we have, say, a list of 100 courses, and you can choose amongst these courses whichever suits your needs. But a lot of time industries came up to the government saying that none of the courses suit my needs, so I want to come up with my own course. So that is why optional trades was introduced, so that the company can come up with their own curriculum, with their own requirements, with their own set of technological and future requirements, right? Service sector also now is mandated to engage apprentices. Earlier, apprenticeship was thought to be only, for manufacturing sector or technical sector, but most of the apprentices these days are being engaged in services sector. For example, as I told you, retail, tourism and hospitality, logistics, right? Even plumbing sector. And the whole process is basically automated through the portal, which is apprenticeshipindia.org. I will explain how the portal works also in the upcoming slides, right? Now, some legalities on apprenticeship. A lot of establishments ask us that, are we supposed to pay them PF? No, you're not supposed to pay them PF. If you want to, you can, you may, but you're not entitled to pay them a PF because apprentices are not employees, right? They are trainees. You can also use your CSR fund. If you have any fund in your corporate social responsibility under CSR, so you can also utilize those funds in the apprenticeship program. For more information, you can I can share the Ministry of Corporate Affairs notification regarding how you can utilize the CSR funds in apprenticeship, right? So no provision, so the provision of any law with respect to labor is not applicable on apprentices because they are not workers, they are just trainees, right? Now, coming to the important part of the whole apprenticeship program is what is National Apprenticeship Promotion Scheme. Now, NAPS is basically a part of the apprenticeship ecosystem. It was introduced in the year 2018 to provide incentives, financial incentives to companies to engage apprentices, right? Pawan, I'm audible, right? Yes, Inakshi, you are. Okay, great. Now, what is the kind of financial support you ask that the government provides to the organization? Now, NAPS essentially was introduced to, especially facilitate MSMEs. A lot of MSMEs who do not have the, bandwidth to support a program like apprenticeship, right? So that is why the government decided to introduce the scheme. Now, under this scheme for BTP, okay, the government will pay 7,500 for 3 months, right?
And for establishments, sharing of 25% of the prescribed stipend, subject to a maximum of 1,500 per month per apprentice, right? So whatever stipend you are paying to the apprentice, okay, for that the government will reimburse 1,500 per month per apprentice, okay? So these are the financial incentives that are provided to you, to the establishments to engage apprentices. Till date, as of date, under optional trades, we have over 7,000 establishments that have engaged apprentices, and most of them under NAPS. But a lot of establishments also take under non-NAPS, who have the bandwidth and the wherewithal to support the apprenticeship program within their own organization, right? And we have under optional trades, we have till date, we have over 3,20,000 apprentices that are being engaged across several sectors and establishments. Now, who are third-party aggregators? Now, third-party aggregators were basically introduced in the ecosystem, in the apprenticeship ecosystem, to help organizations run the apprenticeship program, right? So basically, they facilitate a lot of establishments, you know, to run the whole life cycle of the program, say on the apprenticeship portal, and they also have the establishments to recruit, to find apprentices, right? To find suitable candidates for that particular post or vacancy, right? Additionally, they also help get a lot of MSMEs, you know, on board the system. They organize a lot of webinars, etc., to get a lot of industries on board on the portal. So these are the services that are provided by the TPAs. They mobilize candidates, they arrange basic training, right? And basically every process that is there on the apprenticeship portal, they help the establishments. They also help the establishments to file for reimbursement and claims under National Apprenticeship Promotion Scheme, right? So basically they just manage the whole portal process for the establishments. Next we move to, now why should you do apprenticeship? You ask, why should I do apprenticeship? Now there was a study that was done by NSDC and Dalberg, right? With over 100 companies who were engaging apprentices. Now, 67% of the companies saw net positive value, right? 57% of the enterprises see long-term benefits of apprentices, because usually apprentices do not leave the organization if they are being given the right sort of training, right? And benefit cost ratios are attractive. Ranging from 1.3 to 1.9x. Now, what is benefit cost ratio? For example, X is the amount that the establishment is investing in the program. The return to you will be 1.3 to 1.9x in terms of the productivity of the apprentices, the amount of productivity that they are bringing to the entire organization, right? Now, as I said, a lot of companies absorb the apprentices, right, as full-time equivalents, mostly within, in fact, during the course of the, apprenticeship, in the middle of the apprenticeship training also, they sometimes hire employees as FTEs. And 60 to 80% apprentices mostly reach the desired productivity levels. Now I'll give you sector-wise information on this. So these are some of the sector-wise findings, okay? 5 sectors are listed down here. BFSI is the banking and financial services, life sciences and healthcare, automotive, retail, tourism, and hospitality. Now, these are the companies that told us that, okay, this is how we see the net positive net value in apprenticeship, right? And what is the benefit cost ratio? And apprentices usually reach full productivity level within 3 months, within halfway of their apprenticeship training. Okay, and organization also save a lot of recruitment costs, because generally what is seen is that FTEs often try to leave the organization, that the organization hires a new employee, then a lot of resources are invested in training that employee over and over again. But it has been seen throughout the apprenticeship period that a lot of apprentices reach their full productivity level, and often work on the same level as an FTE, as a fixed term employee, right? So that is the return on investment of the apprenticeship program. Now, how can you get started? This is what the apprenticeship portal looks like, okay? Pawan, I would request, if people cannot see the
Somebody is doing something with the screen. Yes, whoever is doing it, I request not to do it, please. Otherwise, people won't be able to see the content. एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे अटेंडीज से, प्लीज स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें प्लीज। ये बहुत ही वाइटल शो है, आपके लिए ही है, आपके करियर ग्रोथ के लिए किया जा रहा है, तो प्लीज इस टाइम का फायदा उठाएं। और आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद है हमें, और आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Pawan. So this is how you can get started on the portal. आप पोर्टल पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आता है, उसमें कैंडिडेट का यूजर मैनुअल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक यूजर मैनुअल होगा। आप उसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि एस्टैब्लिशमेंट को कैसे रजिस्टर करना है स्टेप बाय स्टेप ऑन द पोर्टल। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, राइट। साइड में एक इंस्ट्रक्शनल वीडियोज भी है। अगर आपको स्टेप्स समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शनल वीडियोस पे जाके एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करके 3-4 इंस्ट्रक्शनल वीडियोस हैं जो समझाती हैं कि स्टेप बाय स्टेप एस्टैब्लिशमेंट कैसे रजिस्टर कर सकती है, राइट। एंड आप जैसे ही रजिस्टर कर देंगे, आप फिर पोर्टल पे बहुत सारे बच्चे जो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उनमें से यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन से बच्चे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किनको मुझे एज अप्रेंटिस एंगेज करना है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द सेक्टर स्किल काउंसिल एंड टू द NSDC apprenticeship team. We'll be more than happy to help you to get registered on the portal and get started with the apprenticeship process, right? These are all the important user manuals. ये सारे लिंक मैंने PPT में लगाए हुए हैं. If you want, Pawan, I can share this presentation with you and you can share it with all the partners who are attending the webinar, right? ये सारे important लिंक हैं जिसपे कि आप जाके देख सकते हैं कि जैसे स्टाइपेंड रीएम्बर्समेंट प्रोसेस है NAPS में, वो कैसे होता है, राइट। क्वार्टरली बेसिस पे स्टाइपेंड हम रीएम्बर्स करते हैं हर एस्टैब्लिशमेंट का, राइट। सो यू कैन सी कि कैसा कैसा प्रोसेस में कैसे आपको पूरा इंसेंटिव वापस मिलता है। ये कुछ लीडिंग कंपनीज हैं जो ऑप्शनल ट्रेड के अंडर, अप्रेंटिसशिप के अंडर अप्रेंटिसेस ले रही हैं बहुत टाइम से। एज यू कैन सी, रिटेल में आदित्य बिरला ग्रुप है, फ्यूचर रिटेल है, PFSI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है अप्रेंटिसेस। इस साल वो 6000 अप्रेंटिसेस ले रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया अंडर ऑप्शनल ट्रेड्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में है, ताज है, हॉलीडे इन है, एंड लॉजिस्टिक्स, ITITs बहुत सारे हैं। ये कुछ सेक्टर्स का ही हमने दिया है, और भी सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, any clarity that any of the partner wants to seek, I'll be more than happy to answer. Pawan, over to you. Thank you, Inakshi, for the such a elaborated and informative session. I hope that ये जो सेशन हमने अभी देखा, ये हमारी बहुत सी क्वेरीज को सॉल्व किया होगा, और आगे जाके हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कि आगे जाके जॉब करना चाहते हैं, अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहते हैं, डिमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच इनाक्षी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Now I would open this forum for all the attendees. आपके अगर कोई भी queries हैं, कोई suggestion है, कोई feedback जो कि आप हमसे share करना चाहते हैं, you are welcome. आपकी कोई भी queries हैं आप raise करिए, and we try our best of ability to answer those questions. हेलो सर। हाँ जी, हेलो अंजलि मैम। जी। क्या हम कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस जो एनरोल करवा सकते हैं जिनके पास फुली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका क्या प्रोसेस है? ओके, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन है कि जो भी कैंडिडेट हैं एज अप्रेंटिस इंगेज होना चाहते हैं, अगर उनके पास अगर कोई स्कूलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आगे उनको एज अप्रेंटिस एनरोल करना कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है आपका? जी सर, जी सर। Inakshi, you would like to answer this? Correct. So इसमें अंजलि जी fully documents in a sense जैसे educational documents नहीं है या basic उनके पास identity proof नहीं है? Educational मैम, जैसे होता है ना कि बच्चे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एजुकेशन वाले, आधार कार्ड वगैरह तो होता है, वो करने की इच्छा करते हैं कि हमारे पास है, पढ़े लिखे नहीं है मैम, हमारे डॉक्यूमेंट्स या तो चोरी हो गए या हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अंजलि, उसमें उन केसेस में यूजुअली ऐसा होता है कि आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, राइट, रिटन में, कि कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जी तो कैंडिडेट जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो कैंडिडेट से मे बी इंटरैक्ट कर सकती है, और अगर ड्यूरिंग इंटरैक्शन उन्हें लगता है कि ही और शी इज अ सुटेबल कैंडिडेट, राइट, तो रिटन में दे कैन गिव कि आई विल टेक दिस अप्रेंटिस, आई विल एंगेज दिस अप्रेंटिस। इट टोटली डिपेंड्स कि एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि 5th क्लास पास है, बात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं ठीक से, अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अगर ऐसा कोर्स है जिसमें हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मे बी उसमें नहीं, उसमें शायद ना एनकरेज करें, बट काफी केसेस में एस्टैब्लिशमेंट्स ले लेती हैं उनको, अगर वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं तो। आप मतलब जो मिनिमम है उसमें हम मेल कर सकते हैं या रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि वो बच्चा करना चाहता है, तो हम Correct. वो लिख के आपको दे दें। हाँ, ठीक है, आप जो हायर वाले में उसमें नहीं हो सकता। हाँ, आपको एस्टैब्लिशमेंट को लिख के देना पड़ेगा कि इनके पास एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स अभी नहीं है, या मोस्टली माइग्रेट करते हैं लोग, तो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं यूजुअली। तो जी जी आप जी मैम। एस्टैब्लिशमेंट को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कैन लुक इनटू इट, राइट। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, Anjali ji. Now, I would request Hiral ji to come forward and share her views on apprenticeship. मैं सबको बताना चाहूँगा कि हीरल जी is associated with Indian Plumbing Skill Council as a third-party aggregator, and her team is working very rigorously on ground on apprenticeship engagement with various sector, including Indian Plumbing Skill Council. एंड उन्होंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इंगेज कराया है एज अप्रेंटिस। बहुत सारे कंपनीज में अप्रेंटिसेस इंगेज कराए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्रेंटिस इंगेज होने के बाद, इनरोल होने के बाद उनके करियर में क्या-क्या चेंजेस आए। आपने सिंस यू हैव बीन वर्किंग इन ग्राउंड लेवल, तो क्या-क्या चेंजेस आए, और जब एस्टैब्लिशमेंट ने उनके कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में उनको क्या फ़ायदा हुआ? अगर इसमें आप ब्रीफली हमें कुछ बता सकें, तो काफ़ी कंपनीज़ को, काफ़ी कैंडिडेट्स को इस बारे में क्लैरिटी मिलेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एनरोल कर पाएँगे इसमें। हिरल मैम, वेलकम टू द इवेंट। प्लीज़ से अ फ्यू वर्ड्स। Yeah, thank you very much. First of all, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन करके हमारा एज अ TPA है, और मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ, और गुजरात पूरा मेरा कोर एरिया है। तो गुजरात में एज अ प्लम्बिंग का सेरा सैनिटरी वेयर है, क्रिस्टल है, तो काफ़ी इंडस्ट्री जो हमारे साथ एसोसिएट है। एक्चुअली क्या होता था कि एज अ TPA उन लोगों ने जब भी अपॉइंट नहीं किया था, उसके पहले वो लोग स्टक हो जाते थे कि उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बंदे नहीं मिल रहे थे, और उनको अप्रेंटिस में लेने थे। तो उनको ऐसा होता था, हाउ कैन हम कैसे लेंगे। तो हम जैसे TPA अपॉइंट किया, तो जैसे उनका पहले 10 कैंडिडेट अप्रेंटिस में ले रहे थे, और उनका रीएम्बर्समेंट तक उनको नहीं मिल रहा था, और ना तो उनका कॉन्ट्रैक्ट का पोर्टल पे अपलोड हो रहा था। तो आज की तारीख में ओनली सेरा में ही 150 मेरे अप्रेंटिस अभी रन हो रहे हैं इसी साल में। तो उनका जो BTP है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अप्रूव करवाया, जिसकी वजह से कास्टिंग है या प्लम्बिंग का है, तो उनको अगर एलिजिबल नहीं है तो BTP करने के बाद वो लोग एज ए अप्रेंटिस एलिजिबल हो सकते हैं। तो 3 महीना उनका BTP, और उसके बाद उनका अप्रेंटिसशिप। तो उनको कैंडिडेट भी मिलने लगे, उनको ट्रेन कैंडिडेट मिले कि जिसके आफ्टर अप्रेंटिस वो लोग जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो एज ए एम्प्लॉय में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो वहाँ के जितने भी अप्रेंटिस अभी चल रहे हैं वो लोग भी एग्जाम देने तक का, जैसे एनरोल से लेके उनका एग्जाम और गवर्नमेंट से रीएम्बर्समेंट सभी हमारे TP ही वर्क कर रही है। तो उनको ये पूरा हैसल फ्री हो गया।
उनके एचआर वेरी कंफर्टेबल कि वो उन्होंने हमें डेटा दिया कि इतने हम अप्रेंटिस लेना चाहते हैं, तो जो एलिजिबल थे उनको हमने फर्स्ट ले लिया सिंक्रोनाइज करके, जो एलिजिबल नहीं है उनको बीटीपी दिलाया और बीटीपी के बाद में वो अप्रेंटिस हुए। और उनका अटेंडेंस, उनका स्टाइपेंड जो हो रहा है उसमें हम लोगों ने एडवाइस दी कि किस हिसाब से वो अपना रिकॉर्ड रखे। तो आज की तारीख में ऐसा है कि सेरा इज वेरी हैप्पी कि हम एज अ टीपीए हम लोगों को लिया है और उनका वर्क हैसल फ्री हो रहा है। सो उसी हिसाब से क्रिस्टल सेरामिक है, तो काफी इंडस्ट्री जो प्लम्बिंग में है वो आ रही है। तो जैसे प्लम्बिंग सेक्टर है उन लोगों ने हमें काफी मोटिवेट भी किया और हमारी जो प्रोसेस है जैसे बीटीपी सेंटर अप्रूवल करने से लेके वो भी इमीडिएटली करवा दी। तो उन लोगों को लग रहा था कि बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो एज ए नॉलेज पार्टनर और प्लम्बिंग सेक्टर के जो सपोर्ट से हम लोग इतना कर पाए, सो हम काफी थैंकफुल है। काफी इंडस्ट्री मेरे पास में है बट प्लम्बिंग सेक्टर की ये काफी सेरा सैनिटरी है, क्रिस्टल है, वो सारा हमारे पास में वर्क हो रहा है। 125 इंडस्ट्री मेरे साथ जुड़ी हुई है। टोटल 5000 प्लस मैं अप्रेंटिस गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस है अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, बिकॉज ये प्रोजेक्ट मेरे लिए काफी एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट में काफी वर्क किया हुआ है। बट मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले दिन से उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, उनको एक ऐसा एटमोस्फेयर मिल रहा है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में हमारा कैंडिडेट वर्क कर रहा है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है और उसका करियर का उसको नॉलेज होता है कि मैं यही कैसे करियर बिल्डअप कर सकता हूँ इसी इंडस्ट्री में। तो ऑल हैव विन-विन सिचुएशन, गवर्नमेंट, कैंडिडेट, कंपनी एंड टीपीए आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी मिस्टर पवन। और पवन जी का भी काफी हमें सपोर्ट रहता है डे टू डे, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं अपडेट देने के अंदर भी कि ये अपडेट हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिरल जी। ये हमारा काम है और हम इस पे जुटे हुए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि इंडिया को एक स्किल्ड वर्कफोर्स हब में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम सारे ही काम कर रहे हैं इस मुहिम में और इसको मजबूती देने के लिए। जी, तो थैंक यू वेरी मच मैम। मैं एक लास्ट आप सेंटेंस बोलना चाहूंगी। यूके गवर्नमेंट का अप्रेंटिस का एक प्रोग्राम था, तो काफी यूके से जो प्लम्बिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं वो आए थे यहाँ पे एज ए एंटरप्रेन्योर। उन्होंने बताया था कि जितना डॉक्टर कमा रहा है इतना एज अ प्लम्बर मैं कमा रहा हूँ और मैं फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग एज ए अप्रेंटिस हुई थी। वेरी So, वेरी नाइस। तो सर मैम ये वही है कि हुनर की पहचान, हर लोग अपने फील्ड में काम करते हैं, राइट, लेकिन आपके काम को वैल्यू तब मिलता है जब आप उस स्किलिंग को, उस एक्सपर्टाइज को किस तरह से लेते हैं और अपने आप के स्किल सेट को कितना एनहांस करते हैं। तो राइट, इसी क्षेत्र में इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल काम करती है और हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोप इन किया जाए, क्योंकि अप्रेंटिस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है या पता भी है तो हाफ नॉलेज है, जिसके कारण इस स्कीम को हम लोगों तक उस पैमाने पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रियाज इस चीज़ पे काम कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला और अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई वुड ओपन दिस फोरम फॉर एवरीबॉडी। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, किसी की क्वेरीज है नेप्स स्कीम से लेके, तो आप अपने सवाल रेज कर सकते हैं। विल हैप्पी टू आंसर। Hi, Pawanji, this is Harsh from Valor Fabtex. हाँ जी हर्ष जी, हाउ आर यू? I'm good, I'm good. Yes. सर मैं ये समझना चाह रहा था कि ना टीपीए का रेवेन्यू मॉडल क्या है, मतलब where does the TPA earn revenue? Does Government of India give revenue to TPA or what is the source of revenue? Yeah, sure. Inakshi ma'am, you would like to take this? Yeah, so basically, the source of revenue for TPA is through the establishment that they are engaging with. जिस भी establishment के लिए वो काम कर रहे हैं, right?
they have to reach to a business model with them. Okay. Okay. Although there was a TPA incentive scheme that was introduced by the government in 2019, but abhi, maybe they will come up with a new incentive scheme, but abhi we are not sure कि कब आएगी. So TPs usually जितने भी establishments के लिए काम कर रहे होते हैं, अलग-अलग establishments के साथ अलग-अलग उनका business revenue model होता है. ओके एंड जो ये बीटीपी है, बीटीपी को जो 7,500 मिल रहा है, दैट इज पर मंथ और दैट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ वन अप्रेंटिस? No. So that is basically based months. Okay. Yeah. So number of months will. Yeah, the claim reimbursement जो establishment को मिलता है वो for stipend 1,500 जो है, that is per month per apprentice. Okay. And 7,500? हाँ, वो BTP का जो होता है, that's on basis monthly basis. ओके, तो आप जितने दिन ट्रेनिंग करोगे अप्रेंटिस को, अगर 2 महीने की ट्रेनिंग है या 3 महीने की ट्रेनिंग है, तो नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से मिलेगा. Yes. ठीक है. Number of months and number of apprentices also. Okay. And can a BTP can also be a TPA? Yes, of course. Okay. ठीक है. Thank you. Anyone else? Yes, I have a question. My name is Abhijit. I'm representing Salt Lake Institute of Engineering Management, Kolkata. We have been, given a provisional certificate for being a TPA. So yes, we have to, prove in the numbers to NSDC. Now, my basic question, though it's a first venture in apprentice, is there any kind of format of a MOU which is followed when there is a MOU between the TP industry? Or is it like a general agreement? It's a general agreement, Abhijit. I mean, there is no particular MOU format for that. Okay. But if you'd like, my colleague, Mr. Pranil Jaiswal, from the apprenticeship division handles coordination with all the TPAs. Although I've not heard of any sort of MOU format being given by us, it's mostly between the TPA and the establishment. But in case if there is, you can drop me a mail and we'll respond to you on that. But I'm sure there isn't a particular format that we have released. And any kind of, is there a standard denomination of stamp paper on which it needs to be done, or it can be on the letterhead of the company as well? How do we go about that? I think Hiral ma'am can answer this question if she Yes, ma'am. If you can help us, please. Yeah, thank you. Basically, government ने as a TPA का role define करके दे दिया है कि TPA can इतना कर सकती है industry के behalf पे. तो इंडस्ट्री का जो अप्रेंटिस का जितना भी वर्क है वो सारा का सारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो हमने एक फॉर्मेट हमारे खुद के हिसाब से बनाया हुआ है और वो हम अभी 300 पहले 100 के स्टैम्प पेपर पे करवा लेते थे, अभी 300 के स्टैम्प पेपर हो गए हैं. तो उसमें हम एक बार करवा लेते हैं बिकॉज हमारा रेवेन्यू ऐसा है कि जब तक गवर्नमेंट से उन लोगों को रेवेन्यू मिल नहीं जाता है, जैसे मंथली जो क्वार्टरली हमें बिल रखना होता है गवर्नमेंट में, वो कंपनी रिसीव नहीं कर लेती है तब तक हमारा हम कोई भी चार्ज उनसे लेते नहीं है. उनके रिसीवल के बाद ही हमारा चार्ज उनसे हम कंपनी से लेते हैं. तो हमें एमओयू करना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि वो कंपनी के अकाउंट में पैसे आएंगे और वर्क हम कर रहे हैं एज अ टीपीए और हम विदाउट एनी चार्जेस कर रहे हैं और उनको जब वो हमारे वर्क पे उनको मिल जाता है रेम्यूनेशन, तब जाके हम अपनी सर्विस चार्ज उनसे बिल देते हैं. तो हम एमओयू भी कर लेते हैं और हमने खुद ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने बताए हुए सारे जो हमारे क्लोजेस है वो डाले हुए हैं और हमारा जो फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है वो डाली हुई है और 300 रुपीस के स्टैम्प पेपर पे हम करवा लेते हैं. Okay. जी, थैंक यू. Thank you. Inakshi, just one more question. I think somebody had asked this similar question for that 7,500. So is it 7,500 like it's 2,500 each month or it's 7,500 per month, which is given by the government? For 3 months. It's mentioned in that slide also that sharing of cost of basic training with BTP up to 7,500 for 3 months per apprentice.
Okay. Yes. Okay. वो भी आपको 5,000 आपकी ट्रेनिंग बीटीपी कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं, और हाँ। वही कैंडिडेट जब अप्रेंटिस कंप्लीट करता है तब आपको जाके 2,500 मिलते हैं। राइट, तो पहला फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का क्यूमुलेटिवली मिलता है कि एवरी मंथ द गवर्नमेंट पेज? नहीं, क्यूमुलेटिव मिलता है। Yeah, so Cumulative. claims are basically find on a quarterly basis. On a quarterly basis. 3 months है तो एक क्वार्टर है, तो क्यूमुलेटिव मैम इज राइट कि वो उसका क्यूमुलेटिव मिलता है। अगर ओजेटी है, हाँ, 1 साल की अगर ओजेटी चल रही है, 2 साल की ओजेटी चल रही है, वो फिर एस्टैब्लिशमेंट क्वार्टर वाइज क्लेम्स फाइल करती है। Okay. All right. Thank you, Inakshi and Hiral ma'am. Thank you. Thanks a lot for your help. Anyone else? I have one last question again. So basically, I want to understand if the establishment can claim this salary paid to apprentice under their CSR benefit. See, that totally depends. MCA ने जो हमें जो नोटिफिकेशन रिलीज करी है, उसमें ये कहा है कि companies can utilize their CSR funds for apprenticeship, but how they can utilize their funds is not mentioned in that notification, right? Okay. So usually we just ask the establishments in case if they want more information that how they can utilize, they can contact somebody in the Ministry of Corporate Affairs. We can get you connected with someone in the ministry. You can have a word with them as to in what sense can you utilize your CSR funds? Can you utilize it for setting up a BTP, say, or maybe to pay the stipend, right? Or general expenses for the apprenticeship training. Okay. Yeah. You can find the MCA notification on the portal under the notices and advisory section. Okay. Thank you, Meenakshi. Yeah. You all can write to us. You can write to Pavan and to me and to Hiral ma'am also in case if you have any further queries regarding TPAs or general apprenticeship queries. Any further questions? Hello. Yes. Hello. This is Vinod sir from Andaman Nicobar Islands. Hello. Hello, sir. Yes, sir. We can hear you. Please go ahead. I request all the participants to please अपना mute कर लीजिए mic. बहुत disturbance आ रहा है. Hello. Yes, Vinod ji, please. हेलो सर, सुन पा रहे? Yes, Vinod ji. जी, मेरे एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं अंडमान से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यू नो कि मतलब अंडमान बहुत ही एक फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑल्सो। मतलब यहाँ पे जो मेरे काफी कैंडिडेट्स है, दे आर आल्सो ट्रेन्ड फ्रॉम द वेरियस एसएससी, जो हालांकि अभी मेरे यहाँ पे शायद रहेगा नियर अबाउट 8 to 6 बैचेस ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दी PAQI स्कीम। सो फर्दर जो अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोसेस करना होगा, तो उनके लिए मैंने मतलब कैसे लाइन अप करूँ उनके साथ अभी? यहाँ से जो मुझे बहुत डिफिकल्टीज होती है मैम, यहाँ पे जो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट की जो बात है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बच्चों को, तो मैं अभी आपके थ्रू वहाँ से कैसे लाइन अप करूँ उनके लिए, जो भी आगे फर्दर कैसे बेनिफिशियरीज मिलेगी? So Vinod ji, as I understand your question, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जो बच्चे हैं, you're from Andamans, right? Yes, Andaman Nicobar Island मैम। Okay, fine. So you know, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कुछ बच्चों को जो अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं। Yes मैम। Okay, and basically see, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जैसे एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर कर सकती हैं, वैसे बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? ओके। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने जो आपको पीपीटी शेयर अभी दिखाया था, उसमें गेट स्टार्टेड वाला जो ऑप्शन है, राइट? जी। Let me do one thing. Pawan, can I just share my screen and just show the apprenticeship portal to everyone? Please go ahead. Yeah. Okay. So विनोद जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes मैम। This is the apprenticeship portal, apprenticeshipindia.org, ठीक है? इस पे ये गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे जाएंगे तो कैंडिडेट का यूजर मैनुअल है, राइट? नाउ इस पे अगर आप क्लिक करेंगे
इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है कि कैंडिडेट कैसे रजिस्टर कर सकता है एंड हाउ दे कैन आल्सो लुक फॉर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जब रजिस्टर करती है तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि मेरा ऑफिस है बॉम्बे में और मेरे बॉम्बे ऑफिस में इस वेकेंसी के लिए अप्रेंटिसशिप्स में ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब पोर्टल पे अवेलेबल होता है। जो कैंडिडेट एक बार रजिस्टर कर लेता है वो सारी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है किसी भी सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में उसको अपॉर्चुनिटी देखनी है या अप्रेंटिसशिप करनी है, राइट। अगर ये नहीं समझ आता है सपोज कीजिए, तो आप बेसिकली यहाँ पे भी जा सकते हैं इंस्ट्रक्शनल वीडियोस पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वीडियोस में आप कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो इसमें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करनी है, अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और बैंक की डिटेल्स। मतलब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टाइपेंड कैंडिडेट को टाइम टू टाइम मिलता है, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोस। ठीक है, एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट दे कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल। ओके ओके मैम, ओके थैंक यू। यस विनोद जी, मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप मीटिंग के बाद यू कैन कॉल मी एंड वी कैन वर्क इट आउट। Okay, sure, sir. Okay, thank Thank you, you, sir. Vinod ji. So now I'll request our CEO sir to come forward and give his closing remarks on the webinar. Before I say the closing remarks, if there is any other question anybody has, he can still ask. We still have 5-10 minutes. Okay. If there are no questions, I must compliment Meenakshi Walia, Pawan and Hiral Vaidya for giving us in-depth into the apprenticeship and also helping the audience to understand how you can make use of apprentice portal, how the candidate can benefit, how the industry can benefit, and how it is a win-win situation for the BTP and all TPs. I'll request all the training partners, all trainers must be master of this program. If you are training 100 candidates, you can easily send a very large number of candidates, out of that even 40%, 50% to apprentices. And if they get employed as apprentices, as I have said earlier, the employment is assured, the career progression is assured. So please work on it. All those training partners who are doing training of candidates, after 3 months, they are capable, after they get the first certificate of basic skilling, they are request each one of you to clap for Hiral Vaidya, Pawan and Inakshi, who have given us in-depth about apprenticeship. Thank you so much. Very well done. Keep it up, and we will have more of seminars like this. I plan to conduct 1 month per one seminar so that we all become experts in hiring apprentices, in sending our candidates as apprentices, and motivating the candidates to become apprentices. All the best. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind and Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you everybody for joining in. Thank you so much for your time and effort. Special thanks to Thank you so much, Inakshi. sir.